है नीट नेट और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना, ये नियति है कि ये साजिश है। और साजिश इस देश के प्रतिभावान बच्चों को खत्म करने की और ऐसे बच्चों को लाने की जो कंप्लीट रूप से अंधभक्ति करे, अंधविश्वास में पागल हो, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की और धन उपार्जन करने की। क्यों अभी तक एनजीओ के द्वारा कंडक्ट करने वाले एनजीओ को, प्राइवेट एजेंसी को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ हाँ, वो एक ही बात है। एनटीए कोई भी अध्यक्ष को हटा दिया गया है भैया, एक नहीं और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही रहा है। एनजीओ में कौन थे? कौन बड़े बड़े नेता का एनजीओ था? जो दोषी है अध्यक्ष, उसको नहीं निकाला गया। मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ यार, मैं टोटल। और दूसरा चीज, हर एग्जामिनेशन ही क्वेश्चन आउट हो रहा है। एक तो ये इस देश के साथ विश्वासघात है और युवाओं के साथ विश्वासघात है, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, आरक्षण आपने 65% गलत तरीके से आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। अब डबल इंजन की सरकार है, आपको अध्यादेश ले आना चाहिए था, आपने नहीं लाया। सदन में आप इसको लाइए। यह एक बड़ा मुद्दा है इस देश के दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी के लिए। तीसरा जो मुद्दा है वो है सब विशेष राज्य विशेष पैकेज। सब विशेष राज्य को छोड़ देगा, पप्पू यादव नहीं छोड़ सकता। हमें विशेष राज्य चाहिए, विशेष पैकेज, कोसी, सीमांचल, मगध, जो अलग अलग जोन है, मिथिला, हम उसको लिए डिमांड करेंगे। हमारी लड़ाई आर पार की होगी। हम विशेष राज्य और विशेष पैकेज के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलेंगे कि आप किसी भी कीमत पर बिहार के 14 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। लोग सत्ता में जाने के बाद विशेष राज्य भूल जाते हैं, बिहारी फर्स्ट भूल जाते हैं। पप्पू यादव के खून में, सांस में बिहार की जनता है और इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे जब तक जीतेंगे। घोटाले हैं, क्वेश्चन लीक है, उसका सेंटर बिहार है। ये तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ आज ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और हाथ में संविधान की कॉपी लिए हुए थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे कि संविधान खतरे में है। कहाँ संविधान? कौन सी का संविधान खतरे में? कहाँ संविधान खतरे में? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई। मैं चिराग पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। न्यू जो हमारी पार्लियामेंट बनी है, इसमें जो सेशन 18वां सेशन हो गया पार्लियामेंट का, किस तरह आप देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, क्योंकि पहला ही दिन था और जो पीएम मैं मुबारक करता हूं हर मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के आया है और उम्मीद करता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है ये वतन की मजबूती के लिए, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बाला जिंदा रखेगी और इस पे अमल करेगी और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेगी हर मजहब के लोगों में। जो नफरतें इस इलेक्शन में पैदा की गई हैं उनको ये मिटाने की कोशिश करेंगे और तरक्की करने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर खासकर इसकी स्टेटहुड और जो इस पर जुल्म किया गया है उसकी तरफ नजर करेंगे और फौरन बल्कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड रिस्टोर कर दें। डॉक्टर साहब, किस तरह की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट थी, जो आज की पार्लियामेंट है, एक फर्क है। बहुत फर्क है आज इस पार्लियामेंट में, बहुत फर्क है। इस पार्लियामेंट में एक बड़ी बात यह है कि अपोजिशन, एक मजबूत अपोजिशन आ गई है। आज हुकूमत बैसाखी पे है। आज इनमें वो दम नहीं होगा जो पिछली पार्लियामेंट में था। यहां पे इनको अब सुनने की कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों के मसलों को देखना पड़ेगा और स्पीकर साहब को जो भी आएगा उसको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी इस वतन के बाशिंदे हैं जो अपोजिशन में हैं, उनकी बात को सुने। भगवान श्री राम के श्रद्धालु, उनको मानने वाले लगातार भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। आज हम सबको भी ये अवसर मिला है कि आज हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सभी मंत्रीगण आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के वो खुशहाल हो, पूरा प्रदेश विकास में आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान श्री राम से करते हैं और आज अयोध्या में जाने का, भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये बताएं कि आपने मुख्यमंत्री एक तीर्थ योजना भी शुरू की है आमजन के लिए। अब तक कितने लोग गए हैं और कितने लोगों का टारगेट है अयोध्या भेजने का? देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसके माध्यम से लगातार हर जिले से बसें जा रही हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन से हैं, ऐसे लोगों को हमने तीर्थ भ्रमण यात्रा के तहत उनको अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें, अन्य तीर्थ स्थलों के ऊपर भी जाएं, ऐसी व्यवस्था वो की है। और हमने अभी श्रम विभाग के अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि वो भी अपने विभाग के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं, जो
जाना चाहते हैं, तीर्थों के ऊपर जाना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था करके उनको भी वहाँ ले जाने का काम करें। हमने अधिकारियों को इसलिए कहा है। कुछ कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे, जैसे एलटीसी रहता है उनको हर 4 साल में मिलता है, अयोध्या के लिए कुछ स्पेशल गवर्नमेंट करने जा रही है? देखिए, जो योजना बनती है, जो प्लानिंग बनती है, उस हिसाब से जिस वर्ग के लिए या जिस वर्ग को योजना का लाभ देना है, उस वर्ग को सरकार दे करके उनको घुमाने का भी काम करती है। अगर कोई व्यक्ति संपन्न व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, वो अपने आप भी जा रहे हैं, अपनी कार से भी जाते हैं, अपनी बसों से भी जाते हैं, बाई एयर भी जाते हैं। मैंने कहा है, बहुत संख्या के अंदर लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं रहती हैं कि हम इन तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें, उसको लेकर के सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से पॉलिसी मैटर्स के माध्यम से उनको वहाँ घुमाने का काम सरकार करती है। जैसे मैंने कहा है कि जो गरीब व्यक्ति है, जिसकी आय 1,80,000 से कम है और वो नहीं जा सकता, सरकार उसको योजनाबद्ध तरीके से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहां पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था जब वो संसद में अपना बाहर हाँ नहीं, आज शुरू हुआ है, हर चीज़ अच्छी है, बल्कि बहुत नया, ऑफ कोर्स मेरे लिए सभी कुछ नया है, बट ऑल इज वेल, या एब्सोल्युटली फाइन, गुड। प्रधानमंत्री ने आज कहा सभी बातें आगे बढ़ा के काम करने की बात कही। कांग्रेस को भी जो है घेरा, जो ये इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो है कांग्रेस को घेरा, और कांग्रेस के और विपक्ष के जो सांसद हैं, आज वो संविधान की किताब लेके जो है संसद में उन्होंने प्रवेश किया, ये कहते हुए कि संसद के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम संसद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का तो आदर हमेशा से हुआ है, बीजेपी ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का आदर किया है, कभी ऐसी कोई बात कही नहीं, ना बल्कि कांग्रेस करती रही है। इमरजेंसी लगाना के संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो, तो वो सब काम उन्होंने किए हैं। वो कुछ देखिए, कहने को इंसान कुछ भी कहता रहता है, कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है, बस बीजेपी ने ऐसा कभी कुछ। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है, भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया
ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। संसद में मौका मिला है तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मौका अभी मिला नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी रहेगी और ये आवाज़ हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज़ हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया, मैं उनकी आवाज़ हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज़ उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके आम जनता के विरुद्ध में जाकर कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूं कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हों या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहाँ से अलग किया गया है। मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पर जो है संज्ञान लें और ये ठीक नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल ला के भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहती है उन पर भी चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है, मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती हैं, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले। ये पोजीशन बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संविधान खत्म हो रहा है। ये उन लोगों का कहना है, वो ठोठी दलील है जिसको हम लोग कहते थे तरलौजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है? मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नज़र आता है उनको? उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है। नीट को लेकर के भी चर्चा काफ़ी है देश में, बिहार तो उसके लिए संविधान वो जुडिशरी डूइंग, हिंदुस्तान में जुडिशरी सर्वप्रधान होता है और जब जुडिशरी कोई मामला को टेकअप कर लेती है तो फिर दूसरे को इंटरफेयर करने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेट जुडिशरी विल डिलीवर हिज वर्डिक्ट। तेजस्वी के सहयोगी घर से भी जिस तरह से नीट के पेपर में राज्य में, क्या कहेंगे इसको? तो है ही है, वो सही बात ही तो कहा, हमारे पार्टी लीडर्स ने कहा, वो सही बात कहा। आज भी हमारे सुरेश जी को होना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर, तो वो तो नहीं थे आज। ठीक है, तो आप बहुत चीज़ें हो रही हैं, अभी आपको पता चलती जाएंगी। आप लोग के स्पीकर जो नाम दिया गया था सरकार की तरफ से, वो आप शपथ भी नहीं लिया आज। कौन? आप लोग के जो स्पीकर को असिस्ट करने के लिए जो नाम आए थे कि सुरेश और दूसरे उनका। हाँ, तो उनको जब बैठना तो उनको चाहिए था, जब उनका नाम ही नहीं है। लेकिन वो तो जब आएगा उनका तब शपथ तो लेंगे ही, क्योंकि हाँ एक देश में नीट की चर्चा भी बहुत हो रही है, नीट की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, नीट का मेरे हिसाब से तो कैंसिल होना चाहिए, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने क्लियर किया वो उनकी भी बात है, लेकिन जिन्होंने जो समझते हैं कि हेरा फेरी हुई है उनकी भी बात है। इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट को सॉलिड कुछ डिसीजन लेना चाहिए। ये बार बार जो लीक पेपर हो रहे हैं, ये फेलियर ऑफ मतलब गवर्नमेंट है। किशोर जी, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात कही अपने संबोधन में, जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आ रहे थे उस समय संबोधन में उन्होंने एक बात कही कि कल 25 तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 50 साल हो रहे हैं इमरजेंसी की। नहीं तो ये तो 10 साल तो घोषित है, इमरजेंसी चल रही है। उसके अभी तो भोलेनाथ का दर्शन करने जा रही हूँ और उसके बाद गंगा आरती करने जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, आज वो निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ मेरे अनंत और राधिका के शादी का, तो बस श्री के चरणों में ये मैं आज लेकर आई हूँ देने के लिए।
पहली बार संसद में आई, चुन के आई, कैसा फीलिंग हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, कितना उत्साहित है? जी उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ये भी हिचकिचाहट है कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से कर पाए। जिस तरह से आप लोग आई थी विपक्ष को, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि विपक्ष को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग आई थी तो संविधान की कॉपियों के साथ आई थी, प्रोटेस्ट करते हुए आई थी, इसको लेकर क्या संदेश देने की कोशिश की? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिंबोलिज्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। तो और ये पूरा जो चुनाव है वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा, तो उसी का ये सिंबलिज्म था कि हम सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। आज सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है नीट का, जिस तरह से पेपर लीक के सामने मामले आए हैं उसको लेकर के आप लोग भी उठा रही, बार-बार सरकार से पूछ भी रही है, लेकिन सरकार बोल नहीं रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्जाम्स खारिज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल कपट होता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए खास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या